जब मुगल साम्राज्य डगमगा रहा था और अफगान सरदार सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे, तब एक नाम चमका, शेर शाह सूरी। एक ऐसा योद्धा जिसने न सिर्फ मुगलों को हराया बल्कि पूरे हिंदुस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था को एक नई दिशा दी। मात्र 5 वर्षों के शासन में उसने कानून, सड़क, सराय और टैक्स प्रणाली जैसे ऐसे सुधार किए जो आज भी जिंदा हैं। अगर शेर शाह 10 साल और जीवित रहता तो शायद अकबर का सूरज कभी न उगता। ये कहानी है एक मामूली अफगान युवक की जिसने तलवार और बुद्धिमत्ता से भारत की तकदीर बदल दी। ये सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि दूरदृष्टि, शासन कौशल और इतिहास के एक अनसुने अध्याय की कहानी है। आइए जानते हैं शेर शाह सूरी और उसके द्वारा स्थापित सूरी वंश की अद्भुत, साहसी और प्रेरक गाथा। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी के लगभग हुआ था। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि उसका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ, जबकि कुछ अन्य इतिहास स्रोत पंजाब के नांगल गांव को उसका जन्म स्थान बताते हैं। उसका असली नाम था फरीद खान। वो अफगानिस्तान के गौर प्रांत से आए एक बहादुर अफगान कबीले सूर जनजाति से ताल्लुक रखता था। सूर कबीला पश्तून जातीय समूह का एक अंग था। ये जनजाति 14वीं शताब्दी में भारत आई थी, पहले महमूद गजनवी के साथ और फिर लोदी वंश के दौरान। धीरे धीरे ये जनजाति भारत में, विशेषकर बिहार में बस गई। शेर शाह के दादा इब्राहिम खान सूर और पिता हसन खान सूर अफगानिस्तान से भारत आए थे और लोदी सल्तनत के अधीन कार्य करते हुए बिहार में जमींदारी प्राप्त की थी। हसन खान सासाराम में एक जागीर के मालिक थे जिनका शासन सीमित लेकिन स्थिर था। कुछ इतिहासकार उन्हें एक अफगान सरदार मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें एक साधारण ग्रामीण जमींदार के रूप में वर्णित करते हैं। फरीद खान 8 भाई बहनों में से एक था। उसकी मां एक पठान महिला थी जिनका नाम अधिकतर इतिहास पुस्तकों में नहीं मिलता, हालांकि कुछ दस्तावेजों में उन्हें नूर जहां कहा गया है। एक धार्मिक, विचारशील और अनुशासन प्रिय महिला। शेर शाह का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता हसन खान का झुकाव उनकी दूसरी पत्नी और उसके पुत्रों की ओर अधिक था। फरीद को अक्सर अनदेखा किया जाता था और उसे परिवार की संपत्ति और जिम्मेदारियों से दूर रखा जाता था। ये उपेक्षा उसके आत्मसम्मान को गहरे तक प्रभावित करती रही। पढ़ाई के लिए फरीद को जौनपुर भेजा गया, जो उस युग में विद्वानों का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। वहां उसे फारसी, अरबी, तुर्की और हिंदवी भाषाएं सिखाई गई। उसने इतिहास, धर्मशास्त्र, राजनीति, तर्कशास्त्र और प्रशासनिक सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया। उसके शिक्षक मौलवी द्वान ने एक बार कहा था, तेरा नाम फरीद है, लेकिन अगर तूने मेहनत की तो लोग तुझे शेर कहेंगे और इतिहास तुझे अमर कर देगा। जौनपुर में रहकर फरीद ने केवल किताबों से ही नहीं सीखा, बल्कि उसने राजनीति की चालें, प्रशासन की जटिलताएं और युद्ध की रणनीतियां भी व्यवहारिक रूप में समझी। फरीद के जीवन का सबसे प्रसिद्ध मोड़ आया एक दिन जब वो किशोर था। एक बार वो जंगल में शिकार के लिए गया। तभी एक भयंकर बाघ या शायद शेर ने उस पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोग डर से भाग खड़े हुए, लेकिन फरीद ने डटकर उसका सामना किया। उसने अकेले भाले से उस शेर को मार गिराया। ये वीरता देखकर वहां मौजूद अफगान सरदारों में से एक ने कहा, तू अब केवल फरीद नहीं, तू है शेर। तभी से उसे शेर खान की उपाधि दी गई और यही नाम आगे चलकर शेर शाह के रूप में इतिहास में अमर हो गया। जब शेर शाह ने अपने पिता से उपेक्षित होकर घर छोड़ा तो उसने बिहार के अफगान गुटों से संपर्क किया और लोदी वंश के अधीनस्थ अफगान शासकों की प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। बिहार और बंगाल में शेर शाह ने अफगानों, बंगालियों और मुगलों से लगातार संघर्ष करते हुए अपना प्रभाव बढ़ाया। उसके नेतृत्व क्षमता, न्यायप्रियता और युद्ध नीति ने उसे लोगों के बीच सम्मान दिलाया। लोधी अफगान सूबेदार बहार खान लोदी उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया। शेर शाह ने सत्ता के लिए मुगल सम्राट बाबर के पुत्र हुमायूं से संघर्ष किया और उसे कई बार पराजित किया। विशेषकर कन्नौज की लड़ाई 1540 में
हुमायूं को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। शेर शाह ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया और उत्तर भारत में एक शक्तिशाली प्रशासन स्थापित किया। मुगल बादशाह हुमायूं से उसकी दुश्मनी तब शुरू हुई जब शेर शाह ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। शेर शाह की कई शादियां हुईं, जिनमें से प्रमुख थीं राबी बेगम, राइसा बेगम और राजा मालदेव की बहन एक राजपूत रानी, जिनसे उन्होंने एक रणनीतिक राजनीतिक गठबंधन किया। इन विवाहों के माध्यम से शेर शाह ने राजपूतों और अफगानों दोनों के बीच सम्मान और समर्थन अर्जित किया। उनकी पत्नियां पर्दे के पीछे रहकर प्रशासनिक सलाह भी देती थीं, जैसा कि फारसी इतिहासकार अब्बास खान सरवानी ने उल्लेख किया है। उनके पुत्रों में सबसे प्रमुख था इस्लाम शाह सूरी, यानी असली नाम जलाल खान, जिन्होंने शेर शाह की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली। हालांकि वो अपने पिता जितने प्रभावशाली और कुशल शासक नहीं साबित हुए। शेर शाह का जीवन संघर्षों की कहानी के साथ साथ न्यायप्रियता और उदारता के किस्से भी समेटे हुए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल द हिस्ट्री कासल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अब आगे बढ़ते हैं और शेर शाह के प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। शेर शाह सूरी का शासनकाल केवल 5 वर्ष 1540 से 1545 का था, लेकिन इन 5 वर्षों में उन्होंने जो प्रशासनिक आधार रखा उसने आने वाले मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक की शासन प्रणालियों को गहराई से प्रभावित किया। उनका प्रशासन तलवार से नहीं बल्कि कलम से चला और इसी ने उन्हें इतिहास का एक महान प्रशासक बना दिया। सड़क निर्माण और संचार व्यवस्था। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक फैली थी। ये सड़क लगभग 3400 किलोमीटर लंबी थी और भारत के पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाली सबसे प्रभावशाली मार्ग बन गई। सड़क के किनारे हर 2 कोस यानी लगभग 4 किलोमीटर पर उन्होंने सराय यानी विश्राम गृह, पानी के कुएं और छायादार वृक्ष लगवाए। सरायों में हिंदू और मुसलमान सभी यात्रियों का समान रूप से स्वागत होता था। ये शेर शाह की धर्मनिरपेक्ष सोच का प्रतीक था। उन्होंने डाक प्रणाली की भी शुरुआत की। हर सराय में घोड़े और सवार उपलब्ध रहते, जो संदेशवाहकों को अगली चौकी तक तेजी से ले जाते। ये प्राचीन भारत की सबसे संगठित संचार प्रणालियों में से एक थी। मुद्रा और कर सुधार। शेर शाह ने चांदी का एक समान सिक्का चलाया, जिसे रुपया कहा गया। ये वही रुपया है जो आज भी भारत की मुद्रा का आधार बना हुआ है। उनकी मुद्रा नीति को बाद में मुगलों और ब्रिटिशों ने भी अपनाया। भूमि और राजस्व व्यवस्था। शेर शाह ने भूमि की नापजोख के आधार पर उपज के अनुसार कर निर्धारण की व्यवस्था की। हर जमीन की उपज का अनुमान लगाकर न्याय संगत कर तय किया गया, जिसे नकद या अन्य में वसूला जाता था। उन्होंने पटवारी, कानूनगो और मुंशी जैसे प्रशासनिक पदों की नींव रखी, जो गांव स्तर पर भूमि और कर प्रणाली को संचालित करते थे। किसानों को राजस्व की लिखित रसीदें यानी पट्टे दी जाती थीं, जिससे जमींदारों द्वारा शोषण में कमी आई। न्याय व्यवस्था त्वरित और निष्पक्ष। शेर शाह न्यायप्रिय थे। वे कभी कभी भेष बदलकर आम जनता में जाकर शिकायतें सुनते थे। फैसले तेजी से बिना पक्षपात किए जाते थे। अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं था। सेना और सैन्य प्रबंधन। शेर शाह ने सीधी भर्ती और सैन्य टैगिंग प्रणाली शुरू की। प्रत्येक घोड़े और सैनिक का रजिस्टर और पहचान चिन्ह तैयार कराया। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए निरीक्षण और घुड़सवारों की जांच होती थी। धर्म और समावेशिता। शेर शाह धार्मिक जरूर थे, लेकिन उन्होंने किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। सरायों, अदालतों और प्रशासन में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की। उनके काल में धार्मिक टकराव नगण्य थे। शासक से शिक्षक तक एक आदर्श प्रशासक। आज भी यूपीएससी और प्रशासनिक पाठ्यक्रमों में शेर शाह की राजस्व व्यवस्था, संचार व्यवस्था और न्याय नीति की चर्चा की जाती है। उन्होंने डाक प्रणाली, राजस्व लेखा, सर्वेक्षण और सूचना प्रसारण जैसी व्यवस्थाएं शुरू की, जो आधुनिक भारतीय राज्य की नींव मानी जाती हैं। उनकी नीतियां मुगल सम्राट अकबर द्वारा अधिक विस्तारित और अपनाई गईं, विशेषकर टोडरमल की भूमि व्यवस्था में।
उन्होंने जो किया वो आज भी भारत के प्रशासनिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। अब आगे बढ़ते हुए उनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं। साल 1545 ईस्वी। शेर शाह सूरी का शासन अपने चरम पर था। भारत के अधिकांश हिस्से पर उसका नियंत्रण स्थापित हो चुका था, पर कालिंजर का किला अब भी उसकी सत्ता से बाहर था। यह किला बुंदेलखंड में स्थित था और वहां के चंदेल राजपूत शासकों के अधीन था। कालिंजर एक शक्तिशाली दुर्ग था जो बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका नियंत्रण प्राप्त करना शेर शाह की उत्तर भारत पर पूर्ण सत्ता की अंतिम कड़ी था। यही कारण था कि 1545 में उसने इस दुर्ग को जीतने का निर्णय लिया। शेर शाह ने अपनी सेना के साथ कालिंजर को चारों ओर से घेर लिया। घेराबंदी कई दिनों तक चली। तोपों से लगातार गोले बरसाए गए और अंततः किले की बाहरी दीवारें कमजोर पड़ने लगीं। चंदेल सेना ने कड़ी प्रतिरोध किया, परंतु शेर शाह की योजना सफल होती दिखी। जब किला लगभग विजय के निकट था, उस समय एक तोप से निकली चिंगारी पास के बारूद के भंडार तक पहुंच गई। अचानक हुआ भयंकर विस्फोट चारों ओर आग की लपटों में बदल गया। शेर शाह उस समय किले के निकट मोर्चे पर मौजूद था और विस्फोट की चपेट में आ गया। वो बुरी तरह झुलस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। जलने की गंभीर अवस्था में उसने 2 दिन तक पीड़ा झेली और अंततः 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर का किला जीत लिया गया। यह भारत में शेर शाह की अंतिम सैन्य विजय थी, पर यह विजय ही उसकी मृत्यु का कारण बनी। शेर शाह का अंतिम संस्कार सासाराम, बिहार में किया गया। वहां उसके सम्मान में एक भव्य मकबरा बनाया गया, जो आज भी भारत की अफगान वास्तुकला और मुगल स्थापत्य शैली का शानदार संगम माना जाता है। यह मकबरा एक सरोवर के बीचों बीच स्थित है और इसकी सुंदरता, संतुलन और नक्काशी आज भी इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। एक ऐसा राजा जिसने तलवार से नहीं, व्यवस्था से राज किया, जिसने अफगान झोंपड़ी से निकलकर दिल्ली की गद्दी तक का रास्ता तय किया, अंत में अपने ही विजय की ज्वाला में जल गया। अब हम शेर शाह द्वारा लड़े गए सभी प्रमुख युद्धों के बारे में बात करते हैं। 1. बंगाल विजय एवं गौर का युद्ध, सन 1538। स्थान गौर, बंगाल। प्रतिद्वंदी गियासुद्दीन महमूद शाह, बंगाल का सुल्तान। रणनीति और प्रभाव। बंगाल की समृद्धि और रणनीतिक स्थिति को देखकर शेर शाह ने वहां की स्थानीय सत्ता को चुनौती दी। उसने महमूद शाह की सेना को हराया और जनता का समर्थन प्राप्त किया। लेकिन इसी समय मुगल सम्राट हुमायूं ने भी बंगाल पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। हुमायूं ने शेर शाह को गौर में घेर लिया, परंतु शेर शाह की बुद्धिमत्ता और संधि नीति के बल पर वे बिना युद्ध किए वहां से सुरक्षित निकल गया। यहीं से मुगलों और शेर शाह के बीच सीधी भिड़ंत की नींव पड़ी। 2. चौसा का युद्ध, 26 जून 1539। स्थान चौसा, बिहार। प्रतिद्वंदी मुगल सम्राट हुमायूं। रणनीति और प्रभाव। हुमायूं बंगाल और बिहार पर अधिकार चाहता था, लेकिन बारिश, बाढ़ और कीचड़ ने मुगल सेना को कमजोर कर दिया। शेर शाह ने रात के अंधेरे में अचानक हमला कर दिया। मुगल सेना बिखर गई और हुमायूं किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। परिणाम, शेर शाह को मिली एक निर्णायक विजय, और इसी जीत के बाद उसने खुद को शेर शाह सूरी घोषित किया। यह उसकी दिल्ली विजय की शुरुआत थी। 3. कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, 17 मई 1540। स्थान कन्नौज, उत्तर प्रदेश। प्रतिद्वंदी हुमायूं। रणनीति और प्रभाव। हुमायूं की सेना आंतरिक गुटबाजी और भ्रम का शिकार थी। वहीं शेर शाह ने राजपूतों और अफगानों को संगठित किया और एक सशक्त मोर्चा तैयार किया। हुमायूं के नेतृत्व की सारी कमजोरियां सामने आ गईं और उसकी सेना पूरी तरह बिखर गई। परिणाम, हुमायूं भारत से भाग गया। शेर शाह ने दिल्ली, आगरा और संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार किया और सूरी वंश का औपचारिक आरंभ हुआ। 4. राजपुताना अभियान, 1542 से 1544। स्थान मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर क्षेत्र। प्रतिद्वंदी राव मालदेव राठौड़, मारवाड़ के राजा। रणनीति और प्रभाव। शेर शाह ने एक चतुर चाल चली। उसने एक जाली पत्र तैयार कराया जिसमें दिखाया गया कि राव मालदेव के 2 सेनापति गद्दार हैं।
राजपूत सेना भ्रमित हो गई और पीछे हटने लगी। परिणाम, शेर शाह ने मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन यह अस्थायी विजय थी क्योंकि राजपूत सेनाएं बाद में फिर से संगठित हुईं। 5. ग्वालियर और चंदेरी का अधिग्रहण 1543 से 1544। स्थान ग्वालियर और चंदेरी। प्रतिद्वंदी स्थानीय राजपूत जागीरदार। रणनीति और प्रभाव। शेर शाह की योजना थी बुंदेलखंड और मालवा को अपने अधीन करना। इस क्षेत्र में उसकी पकड़ साम्राज्य को मध्य भारत तक फैलाने के लिए आवश्यक थी। उसने कुशल घेराबंदी की और बिना अधिक हानि के दोनों किले अपने अधीन कर लिए। परिणाम, ग्वालियर और चंदेरी की विजय ने शेर शाह को मध्य भारत में स्थायी सत्ता दी। अब उसका साम्राज्य दिल्ली से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक विस्तृत हो चुका था। 6. कालिंजर का युद्ध 1545। स्थान कालिंजर किला, बुंदेलखंड। प्रतिद्वंदी चंदेल राजपूत शासक। रणनीति और प्रभाव। कालिंजर का किला सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। शेर शाह ने इस दुर्ग को घेर लिया और दीवारें तोड़ दी। जब जीत निश्चित लगने लगी, तभी एक तोप से निकली चिंगारी बारूद के भंडार तक पहुंच गई। परिणाम, भयंकर विस्फोट हुआ और शेर शाह गंभीर रूप से झुलस गया। कुछ दिनों तक जीवित रहने के बाद 22 मई 1545 को शेर शाह सूरी का निधन हो गया। शेर शाह सूरी का सैन्य अभियान सिर्फ युद्ध नहीं था, वह एक रणनीतिक चक्रव्यूह था जिसमें छिपे थे राजनीति के गुर, मनोविज्ञान की समझ और प्रशासन की नींव। उसने हुमायूं जैसे सम्राट को पराजित किया, उसने राजपूतों जैसे वीरों से सीधी टक्कर ली, उसने भारत के पूर्व से पश्चिम तक एक मजबूत शासन प्रणाली खड़ी की, और वह अपनी मृत्यु से पहले एक न्यायपूर्ण, संगठित और स्थायी राज्य की नींव रख गया। और अंत में शेर शाह की विरासत के बारे में चर्चा करें। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी यानी असली नाम जलाल खान गद्दी पर बैठा। वो प्रशासनिक रूप से सक्षम था, लेकिन उसमें अपने पिता जैसी दूरदर्शिता और राजनीतिक सूझबूझ नहीं थी। इस्लाम शाह की मृत्यु यानी 1554 में उत्तराधिकार को लेकर गृहयुद्ध शुरू हो गया। विभिन्न दावेदारों आदिल शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी और मुबारक शाह सूरी के बीच सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया। इसी संघर्ष के दौरान एक नई शक्ति उभरी, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे संक्षेप में हेमू कहा जाता है। हेमू एक हिंदू व्यापारी परिवार से था, लेकिन वो अद्भुत सैनिक, रणनीतिकार और प्रशासक निकला। आदिल शाह की सेना में बढ़ते बढ़ते वो सेनापति और फिर प्रधानमंत्री बना। उसने मुगलों के खिलाफ कई सफल युद्ध किए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और सूरी साम्राज्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। लेकिन 1556 में अकबर के संरक्षक बैरम खान की रणनीति और मुगल सेना की ताकत के सामने हेमू टिक नहीं सका। 14 अक्टूबर 1556 को तीसरी पानीपत की लड़ाई में हेमू पराजित हुआ। उसे बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया और वहीं उसका वध कर दिया गया। 1556 में सूरी वंश का अंत हो गया। हेमू की मृत्यु के साथ ही सूरी वंश का औपचारिक पतन हो गया। मुगल सम्राट हुमायूं पहले ही 1555 में भारत में लौट चुका था। पानीपत की विजय के बाद अकबर की सत्ता स्थिर हुई और भारत में मुगल काल का पुनरारंभ हुआ। शेर शाह सूरी का शासनकाल केवल 5 वर्ष का था, पर उसने जो प्रशासनिक नींव रखी वो सदियों तक कायम रही। उसकी मृत्यु के बाद भले ही उसका वंश न बच सका, पर उसकी बनाई व्यवस्थाएं, सड़कें, सिक्के और न्याय नीति आज भी भारत की राजनीतिक स्मृति में जीवित हैं। रुपया प्रणाली। शेर शाह द्वारा शुरू किया गया चांदी का रुपया आज भी भारतीय मुद्रा का आधार है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड, पश्चिम के पेशावर से पूर्व के बंगाल तक 3400 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी कार्यशील है। डाक प्रणाली। हर 2 कोस पर सराय और संदेशवाहक। अंग्रेजों ने इसी को आधार बनाकर भारतीय पोस्ट सिस्टम तैयार किया। भूमि सुधार और कर प्रणाली। भूमि की नाप जोख, कर निर्धारण और रसीद व्यवस्था अकबर ने बाद में इसी प्रणाली को विस्तारित किया। न्याय। राजा का सबसे बड़ा धर्म है न्याय। शेर शाह ने इसे निभाया और भ्रष्टाचार पर कठोर दंड दिए। सासाराम बिहार में स्थित शेर शाह का मकबरा आज भी अफगान स्थापत्य और मुगल कला का अद्भुत संगम है। शिक्षा और प्रशासनिक अध्ययन में अमर योगदान। यूपीएससी, एसएससी और विभिन्न राज्य सेवा परीक्षाओं में शेर शाह की नीतियां आज भी पढ़ाई जाती हैं। ब्रिटिशों ने उसकी सड़क प्रणाली, सिक्का व्यवस्था और न्याय नीति को सराहा और अपने शासन में लागू किया। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने शेर शाह की नीतियों को अपनाकर उसे और अधिक व्यवस्थित किया। विवाद और बहस। शेर शाह सूरी बनाम अकबर।
क्या शेरशाह सूरी अकबर से बेहतर प्रशासक था, या अगर शेरशाह 10-15 साल और जीवित रहता तो क्या मुगल साम्राज्य दोबारा खड़ा हो पाता? कई इतिहासकारों का मानना है कि अगर शेरशाह जीवित रहता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। उसने युद्ध से अधिक प्रशासन और नीतियों से राज किया, यही उसे महान बनाता है। अगर एक साधारण जमींदार का बेटा भारत का सबसे सक्षम प्रशासक बन सकता है तो तुम भी बन सकते हो अपने जीवन के शेरशाह। ये समापन नहीं, ये उस शेर की गूंज है जिसकी गाथा सदियों तक सुनाई देती रहेगी। शेरशाह सूरी एक सम्राट नहीं, एक संस्था। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारा इतिहास हर घर तक पहुंचे। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। हम फिर मिलेंगे द हिस्ट्री कासल पर एक और रोचक और प्रेरणादायक किस्से के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, अपने अतीत से जुड़िए और गर्व से कहिए, हम भारतीय हैं और हमारा इतिहास महान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।